सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जब हिटलर अपनी आर्मी को रीआर्म कर रहा था, तैयार कर रहा था, तब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रिटेन की रॉयल नेवी, जिनकी प्रेजेंस एटलांटिक ओशन से लेके आर्कटिक रीजन तक थी। ब्रिटिश नेवी उस टाइम पे दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी थी। इनके एसेट्स की बात करें तो 15 बैटलशिप, 7 एयरक्राफ्ट कैरियर, 63 क्रूजर, 184 डिस्ट्रॉयर, 60 के करीब सबमरीन्स एंड 123 फ्रीगेट एंड माइन स्वीपर्स। अब हिटलर ये जानता था कि इतने कम समय में इतनी बड़ी नेवल फ्लीट को बनाना इम्पॉसिबल है। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा एंड काफ़ी पैसा भी खर्च होगा। इस वजह से जर्मन नेवी क्रिग्समरीन ने डिसाइड किया कि बहुत सारी शिप्स बनाने के बजाय कुछ ऐसी शिप्स बनाई जाएं जो इतनी पावरफुल हों कि एक साथ एनिमी की बहुत सारी शिप्स को इंटरसेप्ट कर सकें एंड उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकें। इस तरह जन्म हुआ बैटलशिप बिस्मार्क का, जो जर्मनी की सबसे पावरफुल शिप थी। बैटलशिप बिस्मार्क को ये नाम मिला था जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क के नाम पे, जिन्होंने एक टाइम पे जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। इस शिप पे काम शुरू किया गया 1936 में एंड पूरे 3 सालों के बाद 1939 में ये बनके तैयार हुई। जर्मन नेवी में इसे ऑफिशियली कमीशन किया गया 24 अगस्त 1940 को। इस शिप के फीचर्स की बात करें तो इसकी लेंथ थी 251 मीटर एंड इसकी रेंज थी 16,430 किलोमीटर। इसका टोटल वाटर डिस्प्लेसमेंट था 50,300 टन। कंपैरिजन के लिए बताऊं तो इंडियन नेवी में जिस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का हम आज इस्तेमाल करते हैं, इसका टोटल वाटर डिस्प्लेसमेंट है 45,000 टन। यहाँ बात एक बैटलशिप की हो रही है एंड इस शिप की जो स्पीड थी ये थी 55 किलोमीटर पर आवर, अप्रॉक्स 30 नॉट के आसपास। बिस्मार्क को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि ये शिप आसानी से ना डूबे, इसलिए पूरी शिप को 22 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। लिमिट थी कि अगर 10 वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाते हैं तब भी ये शिप आसानी से फ्लोट करेगी, डूबेगी नहीं। बिस्मार्क की जो मेन बेल्ट थी यहाँ पे 320 स्टील का इस्तेमाल था, टरेट्स पे 360 स्टील एंड इसकी जो मेन डेक थी यहाँ पे 120 स्टील का काम किया गया था। इस शिप के कील को डबल लेयर स्टील से कवर किया गया था एंड जो आगे का पोर्शन होता है जिसे हल कहते हैं, यहाँ पे भी डबल लेयर स्टील की कोटिंग की गई थी ताकि ज़्यादा मजबूती मिल सके। इस शिप के जो प्राइमरी आर्म्स थे, यहाँ पे 2 गन टरेट्स थे। हर एक टरेट पे 4 गन्स थी जिन्हें प्राइमरी आर्म्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद सेकेंडरी आर्म्स के लिए 12 से 15 सेंटीमीटर की गन्स को डिप्लॉय किया गया था एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पे 10.5 सेंटीमीटर के 16 गन्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे और हर एक गन 10.5 सेंटीमीटर के गोले दागते थे। नाउ अब सवाल है कि इतनी पावरफुल बैटलशिप जिसे इतनी मजबूती से तैयार किया गया था, इतने सारे आर्म्स डिप्लॉय किए गए थे, ये डूब कैसे गई? वेल 1941 में जब बैटल ऑफ फ्रांस में फ्रांस की हार हुई एंड फ्रांस पूरी तरीके से जर्मनी के कंट्रोल में चला गया, तब यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश बचा हुआ था जो अभी भी जर्मनी का मुकाबला कर रहा था। अभी हम 1941 के फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं। सो 6 दिसंबर 1941 की तारीख आई नहीं है एंड अभी तक जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर नेवल बेस पे अटैक नहीं किया है। सो अभी भी यूएस वर्ल्ड वॉर 2 से पूरी तरीके से बाहर है। इस डर से कि अगर ब्रिटेन भी हार जाता है तब यूरोप में जर्मनी सिंगल लार्जेस्ट पावर बन के उभरेगा। यूएस एंड बाकी सदर्न अमेरिकन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि लगातार ब्रिटेन तक सप्लाईज पहुंचाई जाए, वॉर मटेरियल पहुंचाई जाए, ताकि किसी तरीके से ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ एक फ्रंट खोल के रखे। इस काम के लिए अटलांटिक ओशन में एक सप्लाई रूट को तैयार किया गया एंड धीरे धीरे ये सप्लाईज ब्रिटेन तक पहुंचने लगी। जैसे जैसे ये सप्लाईज ब्रिटेन तक जा रही थी, ब्रिटेन मजबूत हो रहा था एंड जर्मनी को वेरियस फ्रंट्स पे हार का सामना करना पड़ रहा था। बैटल ऑफ ब्रिटेन डे में तो जर्मनी की एयरफोर्स लुफ्टवाफे को एक डिसाइसिव हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जर्मनी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले अटलांटिक ओशन के सप्लाई रूट को अटैक किया जाए ताकि ब्रिटेन तक सप्लाईज ना पहुंच सकें। इस काम के लिए जर्मन नेवी क्रिग्समरीन ने ऑपरेशन रेन्यू बंग को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटेन के स्केपा फ्लो पोर्ट तक जाके इन सप्लाई रूट को अटैक किया जाए, इन कार्गो शिप्स को अटैक करके डुबा दिया जाए एंड इसके बाद स्केपा फ्लो एंड बाकी सारे पोर्ट्स पे एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया जाए ताकि फ्यूचर में भी ब्रिटेन तक सप्लाईज ना पहुंच सकें। इस काम के लिए बैटलशिप बिस्मार्क एंड बैटलशिप प्रिंस यूगेन को डिप्लॉय किया गया। 19 मई 1941 बिस्मार्क एंड प्रिंस यूगेन स्केपा फ्लो के लिए निकले।
जैसे ही ब्रिटिश नेवी को ये पता चला कि बिस्मार्क अटलांटिक में है, इससे निपटने के लिए तब ब्रिटेन ने अपने सबसे पावरफुल एंड मोस्ट एडवांस बैटल क्रूजर एचएमएस हुड एंड एक बैटल शिप प्रिंस ऑफ वेल्स को डिप्लॉय कर दिया। 24 मई 1941 एचएमएस हुड एंड बिस्मार्क एक दूसरे से 26 किलोमीटर की दूरी पे थे। इसी डिस्टेंस से इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायर ओपन कर दिया। बहुत सारे टॉर्पीडोज एंड मिसाइल्स लॉन्च किए गए एंड पूरे 9 मिनट तक ये फायर एक्सचेंज चलता रहा। फाइनली एचएमएस हुड डूब गया एंड प्रिंस ऑफ वेल्स ने वापस रिट्रीट कर ली। लेकिन इस फायर एक्सचेंज के दौरान टॉर्पीडोज ने बिस्मार्क को भी हिट किया था एंड बिस्मार्क के इंजन रूम एंड अपर डेक को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा बिस्मार्क में छोटे छोटे छेद भी हो गए थे, जिससे लगातार पानी शिप के अंदर आ रहा था। इस पॉइंट पे बिस्मार्क के कैप्टन ने डिसाइड किया कि बिस्मार्क को पहले फ्रांस ले जाया जाए, जहां पे इसको रिपेयर किया जाएगा एंड देन वापस ये लोग अटलांटिक में आकर के नेवल ब्लॉकेड लगाएंगे। दूसरी तरफ जब ब्रिटेन में एचएमएस हुड के डूबने की खबर पहुंची तो उन्हें दुख तो काफ़ी हुआ, लेकिन ब्रिटिश नेवी ये जानती थी कि बिस्मार्क को अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है एंड बिस्मार्क अपनी फुल कैपेसिटी पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। यही सही मौका था बिस्मार्क के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि एक बार अगर बिस्मार्क रिपेयर हो जाती तो फिर इससे निपटना काफ़ी मुश्किल होता। तब ब्रिटिश नेवी ने 60 से ज़्यादा शिप्स डिप्लॉय किए, जिसमें एचएमएस नॉरफॉल्क, एयरक्राफ्ट कैरियर रॉडनी एंड किंग जॉर्ज 5 शामिल थे। इसके अलावा कैटलीना क्लास के बॉम्बर्स को भी डिप्लॉय किया गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि विशाल अटलांटिक में बिस्मार्क एक्चुअल में है कहाँ, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। 26 मई 1941 बिस्मार्क को सबसे पहले इंटरसेप्ट किया इन्हीं कैटलीना क्लास के बॉम्बर्स ने। उस टाइम पे बिस्मार्क फ्रांस की कोस्ट से 100 मील की दूरी पे था। जैसे ही बिस्मार्क को इंटरसेप्ट किया गया, इस पे लगातार टॉर्पीडो से हमला शुरू हो गया एंड साथ में बाकी सभी शिप्स को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई कि बिस्मार्क की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वैसे तो बिस्मार्क पे 10.5 सेंटीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स डिप्लॉय किए गए थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये बॉम्बर्स वाटर सरफेस के बहुत करीब फ्लाई कर रहे थे। इस वजह से ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इन्हें ठीक से निशाना नहीं बना पा रही थी। बावजूद इसके बिस्मार्क ने बहुत सारे बॉम्बर्स को डाउन किया, लेकिन इस बीच बहुत से टॉर्पीडो से भी बिस्मार्क को अटैक किया गया एंड इसमें से एक टॉर्पीडो ने जाके बिस्मार्क के रडल को हिट कर दिया एंड ये रडल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इस रडल के टूट जाने का मतलब था कि अब बिस्मार्क आगे नहीं जा सकता है एंड बिस्मार्क के पास अंतिम ऑप्शन यही है कि जहां है वहीं खड़े होके एनिमी शिप्स का मुकाबला करें एंड बिस्मार्क ने किया भी यही। जब तक बिस्मार्क का अंतिम एमिनेशन खत्म नहीं हो गया, तब तक बिस्मार्क ने एनिमी शिप्स पे लगातार फायर किए। इस बीच बिस्मार्क में भी लगातार टॉर्पीडो अटैक्स हो रहे थे एंड बाकी सभी शिप्स ने भी आके बिस्मार्क को चारों तरफ से घेर के पॉइंट ब्लैंक से फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे 1.5 घंटे तक बिस्मार्क पे फायर होता रहा। बावजूद इसके बिस्मार्क अभी तक डूबा नहीं था। बिस्मार्क अभी भी वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा था। फाइनली एचएमएस नॉरफॉल्क ने अपने मिसाइल्स एंड टॉर्पीडो से बिस्मार्क पे एक के बाद एक अटैक्स किए एंड इन अटैक्स के बाद फाइनली बिस्मार्क डूब गई। बट यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। बहुत सारे वॉर हिस्टोरियंस जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 एंड खास तौर पे बैटलशिप बिस्मार्क पे रिसर्च की है, उनका मानना है कि जब टॉर्पीडो अटैक से बिस्मार्क का रडर टूट गया था, तब बिस्मार्क के ऑफिसर्स को ये डर लगा कि कहीं एलाइड फोर्सेस बिस्मार्क को ऑनबोर्ड करके इसे अपने कब्जे में ना ले लें। उस टाइम पे बिस्मार्क में बहुत सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एंड वॉर प्लान्स रखे हुए थे एंड अगर ये सब कुछ एलाइड फोर्सेस के हाथ में लग जाती तो जर्मनी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक होता। इस डर के वजह से बिस्मार्क के ऑफिसर्स ने खुद इसे अंदर से डैमेज किया, जिसके वजह से बिस्मार्क डूब गई थी। अब सच्चाई जो कुछ भी है, 27 मई 1941 की सुबह फ्रांस के कोस्ट से 100 मील की दूरी पे अटलांटिक ओशन में बैटलशिप बिस्मार्क, जो जर्मन की नेवी की सबसे पावरफुल बैटलशिप थी, ये फाइनली डूब गई। 1989 में अटलांटिक ओशन के गहराई में ही इसके रैकेज को खोजा गया एंड हैरानी की बात ये थी कि इतने सालों तक पानी में रहने के बाद भी बिस्मार्क की जो मेन बॉडी है, इसको ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। ये अभी भी उसी तरीके से मौजूद है एंड नाजी जर्मनी की ताकत को दिखाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लगातार बने रहिए वर्ल्ड वॉच के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।